लोकसभा चुनाव की डेट आए 20 दिन हो गए। 20 दिन पीएम मोदी धमाधम प्रचार कर रहे हैं। उधर इंडी गठबंधन का हाल यह है कि उनके नेता घरों से निकलने के लिए भी तैयार नहीं दिख रहे। यह एक तरह से क्लियर मैसेज है कि 2024 के चुनाव में क्या नतीजे रहने वाले हैं। पीएम मोदी पूरी तरह से न सिर्फ कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, बल्कि आंकड़े भी यही कहते हैं कि जब जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पीएम मोदी के नाम पर इतने एक्स्ट्रा वोट खींच कर लाता है उनका चेहरा, उनका नाम, कि विपक्ष दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता। आज आपको पूरे आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि कैसे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ये नाम बीजेपी को विपक्ष से कोसों आगे कर देता है। मोदी के सिर्फ नाम पर कितने करोड़ वोट पड़ते हैं, आज आपको यह दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि पीएम मोदी किस तरह से प्रचार में मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी से बहुत पीछे विपक्ष नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यानी यहां पर वो कछुआ खरगोश वाली कहानी नहीं है कि खरगोश को लगा कि अरे यार मैं तो लीड लिए हुए हूं तो थोड़ा सो जाता हूं। यहां खरगोश सोने के लिए तैयार ही नहीं है और कछुआ बढ़ने को तैयार नहीं है। यह वाला हिसाब चल रहा है। आज नरेंद्र मोदी राजस्थान के चुरू में थे, वहां उन्होंने चुनावी रैली की। चुरू में पीएम मोदी ने यह कहा कि 10 साल तो सिर्फ एपेटाइजर जैसा था। एपेटाइजर मतलब कहीं जाते हैं खाने के लिए होटल वगैरह में तो शुरू में कुछ खाना नहीं मंगाते हैं, हल्का फुल्का, थोड़ा माहौल बनाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ शुरू वाला काम हुआ है, खाने की पूरी थाली तो अभी बाकी है। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी थोड़ी 2, 3, 4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। चुरू की जिस सीट पर आज पीएम मोदी की चुनावी रैली हुई, उस सीट पर बीजेपी ने इस बार अपना कैंडिडेट बदल दिया है। चुरू सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद राहुल कासवा का टिकट काटकर ओलंपियन और पद्मश्री देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने से नाराज राहुल कासवा कांग्रेस में शामिल हो गए और इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुरू से लड़ रहे हैं। लेकिन चुरू सीट पर बीजेपी को टक्कर देना आसान नहीं है, क्योंकि चुरू सीट 1999 से लगातार 25 साल से बीजेपी के ही पास है। चुरू सीट जाट, दलित, मुस्लिम वोटर बहुल सीट है। यहां से पीएम मोदी ने मुस्लिम वोटर्स को भी एक मैसेज देने की कोशिश की। पीएम मोदी ने मुस्लिम वोटर्स को लेकर आज क्या कहा है यहां चुरू में, वो सुन लीजिए एक बार। फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने कैसे राम का नाम लेकर कांग्रेस को घेरा। हर मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन 3 तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। पीएम मोदी ने मुस्लिम समुदाय के लिए काम तो गिनवाए, साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता डर रहे हैं कि राम का नाम मुंह पर आया तो उनका राम राम ना हो जाए, जिसके लिए पीएम मोदी ने कांग्रेस की एक एडवाइजरी का भी जिक्र किया। सुनिए पीएम मोदी को, फिर वो रिपोर्ट दिखाऊंगा जो बताएगी कि मोदी के नाम पर कितने करोड़ वोट कैसे खींचे चले आते हैं। और अभी तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है, और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। यानी प्रधानमंत्री को अगर आप देखेंगे, वो अपने काम भी गिना रहे हैं
वो राम का नाम भी याद दिला रहे हैं और मेहनत में भी कोई कमी नहीं। और यह तब है जब पीएम मोदी किसी भी चुनाव के प्रचार में अगर उतर जाएं तो सारा माहौल बदल जाता है। यह कई बार देखा गया है। विपक्ष की हवा टाइट हो जाती है। जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो पीएम मोदी विपक्ष को कोसों पीछे छोड़ देते हैं और ये आंकड़े गवाही देते हैं। मैं आपको बताता हूं आंकड़ों के जरिए। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया तो बीजेपी के वोट बढ़कर 17 करोड़ 20 लाख हो गए, जबकि 2009 लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट नहीं थे, उस चुनाव में बीजेपी को मात्र 7 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। यानी नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाने पर बीजेपी को 2009 की तुलना में 9 करोड़ 30 लाख वोट का फायदा हुआ। मतलब 2009 में टोटल जितना वोट आया था उससे भी ज्यादा वोट सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर बढ़ गया। वहीं 2019 में जब बीजेपी ने एक बार फिर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी का वोट और बढ़कर 22 करोड़ 90 लाख तक पहुंच गया। और अगर इस तरह देखा जाए तो 5 सालों में मोदी के चेहरे पर एक बार फिर बीजेपी के वोट 5 करोड़ 70 लाख बढ़ गए। यह है नरेंद्र मोदी नाम का जादू, मोदी फैक्टर जिसको कहा जाता है। कि कहां 2009 में बीजेपी 7-8 करोड़ वोट पर थी, नरेंद्र मोदी 10 साल में उठाकर उसको 23 करोड़ 24 करोड़ वोट पर ले आए। ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना कर दिया। जब से नरेंद्र मोदी बीजेपी की राजनीति का केंद्र बने तब से बीजेपी का वोट शेयर भी रॉकेट बन गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश भर की 127 सीटों पर मोदी के चेहरे का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। देश भर में नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से 127 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी का वोट शेयर 20% से भी ज्यादा बढ़ गया। बाकी जगह तो बढ़ा ही, लेकिन ये 127 सीटें ऐसी थी जहां 20% का जंप आया सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। और चुनाव में बहुत 2% 3% वोट पड़ना बड़ी बात होती है, 20% का जंप। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2009 में बीजेपी ने इन 127 सीटों में से केवल 5 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाने के बाद बीजेपी को इन 127 सीटों में से 104 पर जीत मिली। 5 जीते थे, 104 पे पहुंच गए, 99 सीट का इजाफा हो गया। लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना बड़ा होता है, इसको आप राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले वोट शेयर से भी समझ सकते हैं। आंकड़ों को अगर देखा जाए, राज्यों में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम वोट मिलते हैं, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है पब्लिक को समझ में आता है कि यह तो मोदी के नाम पे वोट करना है, तो राज्यों में जिस बीजेपी को कम वोट पड़ा होता है वो भी मोदी फैक्टर की वजह से वहां बम्पर जंप दिखता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं, आप देखिए क्या स्थिति रही इन राज्यों में जहां पर 2019 का आपको आंकड़ा बता रहा हूं। 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अगर आप विधानसभा की तुलना में देखें, विधानसभा की तुलना में कितना वोट कहां पर बढ़ा, अब आप इसको देखिए। जैसे हरियाणा में जब 2019 का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, तो जितना विधानसभा में वोट बीजेपी को आया था उससे 21.7% ये प्लस हो गया। समझ रहे हैं, मोदी के नाम पे 22% वोट बढ़ गया जितना हरियाणा विधानसभा में बीजेपी को वोट पड़ा था उससे। हिमाचल में देखिए, हिमाचल में बीजेपी को जितना वोट आया था उसमें 20% वोट बढ़ गया सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर 2019 के लोकसभा चुनाव में। राजस्थान, यहां पर भी 20% से ज्यादा का जंप आ गया नरेंद्र मोदी के नाम पर। छत्तीसगढ़, नरेंद्र मोदी का नाम, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी बावजूद यहां पर 18.5% का जंप आ गया क्योंकि लोग नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट डाल रहे थे। दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भर भर के वोट आ रहे थे, बावजूद इसके जब नरेंद्र मोदी का नाम आया तो 18.3% बीजेपी का वोट बढ़ गया। एमपी, यहां पर 17.5% वोट बढ़ गया बीजेपी का नरेंद्र मोदी के नाम पर। कर्नाटक विधानसभा में जितना वोट बीजेपी को आया था उसमें भी 15.5% वोट बढ़ गया। किसके नाम पर? सिर्फ मोदी के नाम पर। यह एक नाम का जादू है और आप इसको नकार नहीं सकते। आप आंखें बंद कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और ये किसी के कहने, किसी चैनल पे कुछ दिखा देने, किसी के कुछ कह देने से नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी से लोगों का कनेक्ट है, इसलिए इतना भर भर के वोट पड़ता है। जब इस तरह के आंकड़े हों तो फिर नरेंद्र मोदी से टक्कर लेना किसी के लिए आसान नहीं है। यह बात विपक्ष भी समझता है, इसलिए उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। आज कांग्रेस ने अपनी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। वैसे होना तो यह चाहिए था कि इंडी गठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी कर दे, लेकिन अब इंडी गठबंधन तो सिर्फ नाम का बचा है, इसलिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करके एक तरह से खाना पूर्ति कर दी। क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो बातें ही नहीं हैं जो बातें राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेता 5 साल से रटते चले आए। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने 5 वर्गों के लिए 25 गारंटीज दी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के 5 बड़े वादे क्या हैं, जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद करेंगे। किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा कर दिया। जातीय जनगणना और उसके आधार पर जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का वादा कर दिया। आरक्षण की 50% की लिमिट को खत्म करने का वादा किया गया। मैनिफेस्टो जारी करते हुए आज राहुल गांधी ने क्या कहा है वो एक बार सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि वो वादे जिसे कांग्रेस या तो मैनिफेस्टो में डालना भूल गई या जानबूझकर उन्हें छोड़ दिया। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। यानी राहुल गांधी भी मान रहे हैं कि उनके लोग जो छोड़ के जा रहे हैं उससे बीजेपी 400 पार जा सकती है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें राहुल गांधी लगातार उठाते आ रहे हैं, लेकिन 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी ने रैलियों में तो बहुत तालियां बटोरी, लेकिन मैनिफेस्टो में कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर चुप है। पहला मुद्दा है ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, दूसरा मुद्दा है ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और पूरी कांग्रेस पार्टी बहुत मुखर होकर बोलते रहे, लेकिन मैनिफेस्टो में इन मुद्दों पर सन्नाटा है। इसलिए अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने इन मुद्दों को जानबूझकर छोड़ दिया या वो भूल गई। क्योंकि जैसे आप ओपीएस का मुद्दा देखिए, यह वो मुद्दा है जिसके दम पर कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में चुनाव जीता। खुद कांग्रेस ने जीत का क्रेडिट इस मुद्दे को दिया था। इसी जीत से उत्साहित होकर कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ओपीएस का वादा किया। इसके लिए नोटिफिकेशन तक जारी कर दिया था। एमपी में भी कांग्रेस ने जनता से ओल्ड पेंशन स्कीम लाने का वादा किया था। अब आप खुद सुनिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू न करने को लेकर कैसे प्रियंका वाड्रा साल 2022 में मोदी सरकार पर सवाल उठा रही थी। इसके बाद आपको बताऊंगा आज कांग्रेस ने ओपीएस पर क्या सफाई दी। जब पेंशन को, पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है। आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। अब कोई कांग्रेस पार्टी से भी तो पूछे कि आपके पास अब पैसा नहीं है, क्यों नहीं डाला मैनिफेस्टो में ओपीएस को। यह सवाल पूछा गया। जिस ओपीएस के मुद्दे को कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक मान रही थी, उसी पर वो घोषणा पत्र में चुप क्यों है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि ओपीएस को लेकर बहुत सी रिपोर्ट यह बता चुकी है कि इसे लागू करने में भयंकर खर्च है, इसे लागू करना आसान नहीं है। इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस इस मुद्दे से कन्नी काट रही। हालांकि घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र न होने से सबको हैरानी तो हुई। इस पर सवाल उठे तो कांग्रेस ने कहा कि ओपीएस को भूले नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम ने क्या सफाई दी है, जरा वो भी सुन लीजिए। It's not missing as such. It's very much on our minds. But please remember the developments that have taken place in the last 4 months.
the government has appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way. It would be premature to take a stand on the OPS-NPS controversy. तो आज जब ओपीएस नहीं डाले घोषणा पत्र में तो कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो क्या करती है। इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप सत्ता में आएंगे, क्योंकि अगर आप सत्ता में आने का को लेकर कॉन्फिडेंट है तो सीधा लिखिए कि हम ओपीएस लाएंगे, कमेटी कुछ भी बोले हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो ओपीएस लाएंगे। अगर ओपीएस ठीक है देश के लिए, आप माने बैठे हैं, हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लाने की बातें कर रहे थे, हिमाचल में ले आए, तो देश में लागू कीजिए। फिर मोदी सरकार में बनी कमेटी क्या करती है, इससे आपका क्या लेना देना। लेकिन जब जवाब नहीं है तो बोल दिया कि हाँ मोदी जी कुछ कर रहे हैं, हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। इसी तरह हो सकता है कि कांग्रेस को ईवीएम का मुद्दा भी उल्टा पड़ता दिख रहा है, इसलिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ईवीएम को नकारने की बात नहीं की। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ईवीएम से ही चुनाव कराने की बात कही, घोषणा पत्र में बैलेट पेपर का भी जिक्र किया। कांग्रेस ने ईवीएम और बैलेट पेपर की पारदर्शिता के लिए कानून में संशोधन का वादा किया। पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा कि मतदान ईवीएम से होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोट का मिलान वीवीपैट स्लिप से किया जाएगा। यानी कांग्रेस ने ईवीएम को तो खारिज नहीं किया, लेकिन यह बात इसलिए हैरान करती है क्योंकि राहुल गांधी लगातार ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी 400 सीट की बात कर रही है, लेकिन बिना ईवीएम, बिना मैच फिक्सिंग के 180 सीट नहीं आई। राहुल गांधी कह चुके हैं कि ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। एक बार सुनिए कैसे पिछले महीने ही राहुल गांधी ईवीएम हटाओ का नारा देकर माहौल बना रहे थे। फिर बताता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो वादे जो मोदी पहले ही पूरे कर चुके हैं और इन्होंने घोषणा पत्र में डाल दिया है। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। हमने पाठशाला में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किए गए वादों पर रिसर्च की, तो उसमें कुछ वादे ऐसे भी दिखे जिसे पीएम मोदी पहले ही पूरा कर चुके हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने मुफ्त इलाज का वादा किया, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की बात की, जबकि मोदी सरकार में पहले से ही आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है, जिसके तहत गरीब परिवारों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। तो आप क्या तूफानी कर दीजिएगा। अब तक 34 करोड़ हेल्थ कार्ड ऑलरेडी बांटे जा चुके हैं, 6 करोड़ लोगों को फ्री में हॉस्पिटलाइजेशन हो चुका है। फिर कांग्रेस ने वादा किया हुआ है कि वो SC ST वर्ग को घर बनाने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए कर्ज देगी, जबकि मोदी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत कुल 23 करोड़ SC ST और OBC को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया है। यह मुद्रा योजना के तहत दिए गए कुल लोन का 50% से ज्यादा है। कांग्रेस ने वादा किया कि SC ST वर्ग के गरीब छात्रों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल का नेटवर्क बनाएगी, जबकि 2019 में ही पीएम मोदी ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी, जिसमें ST आबादी के छात्रों को पढ़ाया जाता है। अब तक 400 एकलव्य स्कूल ऑलरेडी देश में बन चुके हैं और 2026 तक यह आंकड़ा 740 हो जाएगा। यानी कायदे का मैनिफेस्टो भी नहीं बना पाए। जो नरेंद्र मोदी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो करेंगे। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में वादा किया कि वो सोलर पैनल को ट्यूबवेल के साथ इंस्टॉल करने का बड़ा प्रोग्राम चलाएंगे, जबकि 2019 में ही पीएम मोदी ने पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की थी। अब तक कुल 2.5 लाख किसानों को इसका फायदा मिल चुका है। 2,95,000 सोलर वाटर पंप लगाए जा चुके हैं। कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि भारत से चुराई गई आर्ट को वापस लाया जाएगा। पीएम मोदी इस पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं। 2014 से 2023 के बीच मोदी सरकार अब तक कुल 238 चुराई हुई आर्टिफैक्ट्स को वापस ला चुकी है, जबकि 2004 से 2009 के बीच अब जब यूपीए की सरकार थी तब सिर्फ आर्टिफैक्ट को ही वापस लाया जा सका था, एक आर्टिफैक्ट को। यानी कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में ऐसी बातें लिखी हैं जो नरेंद्र मोदी ऑलरेडी पूरी कर रहे हैं या कर चुके हैं। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी करने पर आज पीएम मोदी ने कहा कि कुछ पार्टियां सिर्फ घोषणा पत्र जारी करती हैं, जबकि बीजेपी जो कहती है वो करती है। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर मैनिफेस्टो की तस्वीरों पर कैसे कांग्रेस फंस गई। एक काम किए हैं उसमें भी 10 लोचा है।